हमारी सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमारे पहले सीन में हम चर्च देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन लीड और फीमेल लीड की शादी हो चुकी होती है। और फिर रात का समय जहाँ पर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा सहमी हुई बैठी हुई होती है और हमारे मेन लीड का इंतजार कर रही होती है। और तभी हमारा मेन लीड शावर लेकर बाहर आता है और हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है। फीमेल लीड उसे देख ब्लश करती हुई कहती है, जिंग यांग तुम। हमारा मेन लीड बिना एक सेकंड गवाए उस पर हावी होने लगता है और इसी सब के दौरान हमारी फीमेल लीड की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो रही होती है। और जिंग यांग आगे कहता है, हमारी ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैं तुम जैसी एक लड़की से कभी भी प्यार नहीं कर सकता। और उसकी ये बात सुनते ही वो चिल्लाती हुई कहती है, नहीं। फिर उसे होश आता है और वो एक प्लेन के अंदर बैठी हुई होती है। अनाउंसमेंट होती है, सभी लोग ध्यान दीजिए, 15 मिनट में प्लेन लैंड हो जाएगा। और वो आगे मन में कहती, अच्छा तो ये सिर्फ एक सपना था, चलो इस सब बारे में मैं सोचना बंद करती हूँ। और वैसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा खत्म होने में लगभग अभी 1 साल और बाकी है। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, आज शाम को 7 बजे तुम घर के दरवाजे पर तुम मुझे मिलना। फिर हम शाम के 7 बजे का समय देखते हैं जहाँ पर वो गेट के बाहर किसी के साथ चैट कर रही होती है। और तभी अचानक वहाँ पर हमारा मेन लीडर जाता है और उसे देख वो कहती है, माफ करिएगा मैं तो बस थोड़ा सा डाटा चेक कर रही थी। फिर वो अपने पर्स में फोन रखने लगती है। तभी जिंग यांग उसे अपने पास खींचती हुई कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी? इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम एक आज्ञाकारी पत्नी होने का अच्छी तरह से रोल निभाओ। और तभी अंदर से कोई कहता है, जल्दी करो तुम दोनों अंदर आ जाओ। और वो कहती है, तुम मुझे छोड़ दो। और जिंग यांग कहता है, ये मेरे एंसेस्टर्स का घर है। वहीं घर के अंदर सेट वो लोग हंसती हुई कहते, आखिरकार वो दोनों नौजवान बाहर क्या नाकानी कर रहे हैं। और कहीं जिंग यान को उसकी याद तो नहीं आ रही है ना, जब वो बिजनेस ट्रिप पर गया था। और फीमेल लीड कहती है, मॉम हम अभी अंदर आ रहे हैं। तो फिर जिंग यांग कहता है, सुनो तुम्हारी ये मुस्कुराहट काफी ज्यादा बदसूरत है, अगर तुम मुस्कुराना नहीं चाहती तो मत मुस्कुराओ। भी वो उसे पिंच करती है और वो कहता है, ये लड़की। और वहीं हमारी फीमेल लीड रूम में एंटर होती हुई कहती है, मॉम डैड मैं आपके लिए अमेरिका से गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। तो फिर इस पर मॉम कहती है, ओ हमारी प्यारी बच्ची शीशिया, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। शीशिया हमें बताती है, ये है मेरी मदर इन लॉ जिनका नाम जियाशी है और यही एक परिवार की एकमात्र पर्सन है कि मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है। और वहीं शीशिया के ससुर यानी कि जिंग के डैड वहाँ पर मैगजीन फेंकते हुए कहते हैं, जिंगयान ये देखो तुमने ये क्या किया। उस मैगजीन की मेन हेडलाइन पर छपा हुआ होता है, क्या मिस्टर जिंग यांग का किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर हो सकता है। इस पर जिंग यांग कहता है, क्या हुआ डैड, क्या आपने इसे पहले ही नहीं देख लिया था? इस पर डैड अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और वहीं ये छोटी मोटी नोकझोंक देख शीशिया मुस्कुरा रही होती है। और शीशिया के ससुर चिल्लाते हुए कहते हैं, शीशिया तुम जिंग यांग की पत्नी हो और ये तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम उसे कंट्रोल में रखो। और इसके अलावा तुम दोनों की शादी को लगभग अब 2 साल होते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम दोनों का कोई भी बच्चा क्यों नहीं हुआ? एक बार बस बच्चे हो जाए उसके बाद देखना जिंग यान किस तरह बदल जाएगा। और फिर शीशिया आगे हिचकिचाती हुई कहती है, डैड ये सब झूठी खबर है, जिंग यान के दिल में सिर्फ मैं और मैं ही हूँ। शीशिया के मन में कहती है, ये बेकार जिंग यांग, उसकी वजह से हमेशा मुझे डांट पड़ती है। और फिर पीछे से जिंग यांग शीशिया को गले लगाते हुए कहता है, हाँ मैं अपनी लवर की हर एक बात सुनूंगा। और शीशिया उसके सास ससुर के सामने जिंग यांग को ऐसा करता है देख वो भी ब्लश करने लगती है। और फिर आगे मॉम कहती है, तो फिर तुम दोनों आज यहीं पर रुक जाओ और हमें कंपनी देना। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग यान के बेडरूम में शीशिया अपने बाल सुखा रही होती है। और तभी वहाँ पर हमारा जिंग यांग आ जाता है और शीशिया हैरानी से कहती है, वैसे तुम कहाँ सोने वाले हो, बेड पे या फिर सोफे पे? वहीं जिंग यांग बेड पर गिरती हुई कहता है, मैं तो बेड पे सोऊंगा, तुम सोच लो तुम्हें कहाँ सोना है। और शीशिया उसका हाथ पकड़ से खींचते हुए कहती है, उठो वो बेड मेरा है। तभी जिंग यांग उसे बेड पर खींच लेता है और उसके बालों को छूते हुए कहता है, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी सोफे पर सोना नहीं चाहता तो चलो कोई बात नहीं, हम एक साथ बेड पर ही सो जाते हैं।
तभी शिष्या उससे लात मारती हुई कहती है, तुम कमीने। और फिर हमें पता चलता है कि बस शिष्या ऐसा करने की सोच रही थी। और फिर सीन शिफ्ट में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर मॉम कह रही होती है, शिष्या उम्मीद है कि तुम दोनों को कल रात को काफी ज्यादा सोने में आरामदायक महसूस हुआ होगा, क्योंकि क्या है ना कि वो बेड एकदम ब्रांड न्यू है। उम्मीद करती हूँ कि कल रात को तुम दोनों में से ही किसी को भी परेशानी नहीं हुई होगी। तब वो इस पर कहती है नहीं, और वहीं वो रात की बातें याद करने लगती है। और शिष्या के ससुर आके कहते, इस बार जिंग यांग तुमने काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और तुम्हें अभी और भी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से तुम्हें वापस वाटर फ्रंट वाले विला में चले जाना चाहिए। तो फिर शिष्या इस पर कहती है, डैड अगर जिंग यांग इस पर तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं रोज जाकर उसकी देखभाल करूंगी। और आगे सोचती है वो इस बात पर कभी भी सहमत नहीं होने वाला, वो एक नंबर का बदमाश है। तभी जिंग यांग उठकर वहाँ से जाने लगता है और ये देख उसके डैड चिल्लाती हुई कहते, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? तब वो इस पर कहता है, डैड क्या आपने ही अभी नहीं कहा कि मुझे चले जाना चाहिए? और फिर हमें जिंग यांग के बारे में बताया जाता है, जो कि ली ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो दिखने में बाहर से काफी ज्यादा सख्त है, लेकिन वहीं अंदर से काफी ज्यादा नरम दिल का व्यक्ति है। और वो हमेशा ही शिष्या को अपने दिल में रखता है, लेकिन वो कभी भी इस बात को मानेगा नहीं। वहीं शिष्या कहती है, मॉम डैड आप चिंता मत करिए, मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट हम वाटर फ्रंट विला देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों पहुँच चुके होते हैं। और जिंग यांग कहता है, क्या तुमने मेरे कमरे में कुछ किया था जो इसीलिए तुम घबराते हुए मेरे पीछे तक घर चली आई? इस पर शिष्या कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आपका कमरा एकदम नॉर्मल है। और फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं और जिंग यांग देखता है कि उसका लैपटॉप और उसकी सारी चीजें गायब हो चुकी होती है। कैसे कहता है, शिष्या मेरा सामान कहाँ है? वो इस पर कहती है, वो मुझे लगा था कि तुम घर नहीं आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था। फिर जिंग यांग शावर लेने के लिए आगे बढ़ती हुई कहता है, मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं शावर लेकर वापस आऊंगा मेरी सारी चीजें जहाँ पर थी वहीं पर मैं देखूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ शिष्या तो तुम तो जानती ही हो कि मैं आखिरकार इस घर का मालिक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। शिष्या कहती, हाँ मुझे पता है मेरे घर के रूममेट। वहीं शिष्या स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ती हुई मन में कहती है, वाकई में जिंग यांग काफी ज्यादा जिद्दी व्यक्ति है और मैं सच में काम पर वापस जाना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जिंग यांग शावर लेते हुए शिष्या की बातें याद कर रहा होता है रूममेट। और फिर कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है और बाकी की चीजें सभी अपनी जगह पर देखकर कहता है, वाकई में शिष्या काफी ज्यादा तेज है। और फिर वो शिष्या के पास जाता है और उसे नूडल्स खाता देख कहता है, क्या तुम आज के रात के खाने में यही खाने वाली हो? वो कहती, हाँ क्योंकि इसे बनाना काफी ज्यादा इजी है, अगर तुम्हें भी ये चाहिए तो मैं तुम्हारे लाके देती हूँ, फ्रिज में बहुत से रखे हैं। तभी जिंग यांग उसे रोकते हुए कहता है, नहीं मैं नूडल्स नहीं खाता, जाओ जाकर मेरे लिए कुछ बनाओ। इस पर शिष्या कहती है, तुम मेरे लिए ये सब काफी ज्यादा मुश्किल कर रहे हो, और वैसे क्या तुम्हें किचन में कुछ पकाने के लिए कुछ दिख रहा है? तब इस पर वो उससे कहता है, तो फिर चलो हम चलकर कुछ खरीद लेते हैं। उस पर कहती है, तुम छोड़ो मैं ही जाती हूँ। और आगे मन में कहती है, और अभी तक तो मैंने अच्छी तरह से अपनी रिपोर्ट भी नहीं देखी है। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरबेल बजती है और जिंग यांग आगे बढ़ती हुई कहता है, कौन है? फिर हम एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम शीलिंग है, और उसे देख वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शीलिन उसे गले लगाती हुई कहती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं पूरे दिन भर से तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और फिर मुझे लीटाओ ने बताया कि तुम यहाँ पर हो, तो मैं भागकर यहाँ चली आई। और फिर जिंग यांग उसे देखते हुए शिष्या के बारे में सोचने लगता है, और तभी उसे आवाज आती है और जिंग यांग शीलिंग को खींचता है। वहीं हम शिष्या को देखते हैं और वो हैरानी से कहती है, गेट ओपन है। और फिर वो घर के अंदर जाती है और क्या देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फिर वो आगे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, और वहीं जिंग यांग आगे कहता है,
तुम वापस आ गई और मैं तो लगभग भूख के मारे मर ही गया था। वहीं शिष्या की नजर अपनी उस रिपोर्ट पे पड़ती है और फिर वो जाकर उस रिपोर्ट को उठाने लगती है। तभी शीलिन उसे रोकते हुए कहती है, जिंगयान क्या ये तुम्हारी मेड है और वो तुम्हारे काम के डॉक्यूमेंट को इस तरह कैसे छू सकती है? तब आगे जिंगयान कहता है, नहीं वो मेरी वाइफ है। आगे शीलिंग कहती है, वैसे क्या आज रात में यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ और क्या इसके लिए तुमको उसकी राय पूछनी होगी? आगे शिष्या कहती है, जिंगयान मैं तुमको बता दूं कि तुम मेरे बिना पूछे मेरे डॉक्यूमेंट को मत छुआ करो और अगर इस लड़की को यहाँ पर रुकना है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरी बहुत ही कच्ची नींद है, तो मैं थोड़ी सी आवाज में भी जाग जाती हूँ, तो तुम दोनों को शांत रहना होगा। ये सुन जिंगयान कहता है, अगर मैं किसी लड़की को घर लाऊं तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? इस पर शिष्या थोड़ी उदास होती है पर वो वहाँ से जाती हुई कहती है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मन में कहती है, जिंगयान तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अपने काम से काम रखूं। उसकी ये बातें सुन जिंगयान उससे कहता है, वाकई में शिष्या तुम्हारा दिल काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं शिष्या अपने रूम में चली जाती है। वहीं जिंगयान उस लड़की से कहता है, अब तुम जा सकती हो। शीलिंग कहती है, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इस समय में घर कैसे जा सकती हूँ, प्लीज मुझे यहीं पर रहने दो आज रात के लिए। फिर जिंगयान आगे गुस्से में कहता है, क्या मुझे तुमको दोबारा कहना होगा? इस तरह गुस्से में देख वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वहीं जिंगयान शिष्या के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है और मन में कहता है, इस लड़की को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ हूँ। इसे देखा जाए तो पिछले 2 सालों में मेरे साथ होने वाली गपशप में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्या इसका मतलब ये है कि उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है? और अचानक से मुझे इस बात की चिंता क्यों होने लगी है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है? और फिर वो अंदर जाकर शिष्या को पीछे से गले लगाती हुई कहता है, शिष्या तुमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तुम अभी अभी शावर लेकर आई हो और इसके बावजूद भी तुम एसी वाले रूम में बैठी हो, तुम्हें एसी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और फिर वो एसी बंद करता है और शिष्या के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है और वहीं ये सब देख शिष्या ब्लश करने लगती है और मन में कहती है, ये अचानक क्या हुआ, मेरा दिल अचानक से इतना तेज क्यों धड़क रहा है? फिर जिंगयान कहता है, देखो शिष्या मुझे तुम्हारे बाल काफी ज्यादा पसंद है और चलो आज रात साथ में सोते हैं। वहीं जिंगयान तो बेड पर चले जाता है लेकिन शिष्या बैठी हुई होती है और फिर वो अचानक उससे कहती है, तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए। इस पर जिंगयान कहता है, लेकिन मेरे रूम का एसी खराब हो चुका है और तुम तो जानती हो कि आज कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति इस तरह गर्मी में टपक जाए? तो इस पर शिष्या कहती है, ठीक है लेकिन तुम बैठ के उस साइड ही रहना। आगे मन में कहती है, मैं रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ और क्या मुझे इस बारे में उससे पूछना चाहिए? नहीं, ये काफी ज्यादा अजीब होगा। जिंगयान उसके क्लोज आती हुई कहते है, शिष्या क्या तुम चाहती हो कि सोते समय में तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ूं? शिष्या की कहती है, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने रिपोर्ट में वो सब प्रॉब्लम्स का कैसे पता लगाया? वो कहता है, बस तुम मुझे अपनी बाहों में लेने दो तुमको और इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। वहीं शिष्या ब्लश करती हुई मन में कहती है, उसकी ये स्मेल। वहीं जिंगयान भी मन में कहता है, ये लड़की काफी ज्यादा प्यारी है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर वो लो ग्रुप के सामने खड़ी हुई होती है और कुछ समय पहले उसकी सास ने उससे कॉल पर कहा था, शिष्या लीताओ से मुझे पता चला है कि जिंगयान के पेट में कुछ गड़बड़ है, तो मैं ये जिम्मेदारी तुम पर सौंपती हूँ, जाओ तुम उसके लिए कुछ लेकर जाओ और देखो कि वो समय पर खाना खाता है या फिर नहीं। वहीं कंपनी में शिष्या को देख वहाँ के एम्प्लॉय कहने लगते हैं, प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है? ये कुछ लड़कियाँ कहती है, क्या इंटरनेट पर फैल रही सारी बातें अफवाह है? ऐसा कहा जा रहा है ना कि प्रेसिडेंट की वाइफ और उनके रिश्ते काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, यहाँ तक कि वो दोनों तलाक भी लेने वाले हैं। और वहीं शिष्या उसके ऑफिस में जाती है और जिंगया उससे कहता है, अच्छा तो मेरी वाइफ मेरे लिए खाना लेकर आई है? तब शिष्या कहती है, हाँ मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं जाकर तुम्हें खाना दूं। वो उससे कहता है, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। इस पर शिष्या कहती है, वो क्या है ना कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मेरे पास खाना बनाने का भी समय नहीं था, तो इसीलिए तुम्हें अभी इससे ही काम चलाना होगा। और मैं जिस रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई हूँ वहाँ का खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट पौष्टिक होता है। और वहीं जिंग याओ किसी को कॉल करता है और कहता है, ली ताओ जल्दी यहाँ पर आओ और मैडम को किचन में ले जाओ और उनसे
खाना बनवाओ। और शिशिया याद रखना, अगर मुझे कल तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाने को मिला तो देखना। इस पर शिशिया कहती है, लेकिन जिंग यान मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और तुम अपने घर का बना खाना खाना चाहते हो। फिर जिंग यान उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। जैसा करता देख शिशिया मन में कहती है, ये व्यक्ति कितना ज्यादा इरिटेटिंग है। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम पहला एपिसोड यहाँ पर एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।